चलिए शुरू करें। अ टेल ऑफ टू सिटीज, मतलब दो शहरों की कहानी। अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो इस स्लाइड में, इन स्लाइड्स में हम देखेंगे उसका सर ये क्रिटिकल एनालिसिस। आपने दिया था ना? जी हाँ, आपको देखना था, ये कहानी आपको सर इसे देखनी पढ़वाई थी। हमने। ठीक है, हाँ ए, चलो वो सब तो ठीक है, पहले हम कुछ इसके बारे में बता दें। अभी तो सिर्फ यहाँ फोकस करो जो हम बताना चाह रहे हैं कि हमने जैसे कि बताया कि ये चार्ल्स डिकेंस का मास्टरपीस है, पहली बात। दूसरी बात, ये मास्टरपीस पता कैसे है? अभी तक हमने चार्ल्स डिकेंस के बारे में देखा कि उनने सोशल जस्टिस पे बहुत काम किया, ठीक है, पुअर पीपल है ना, और क्लास सेक्शन जो होते हैं उन पे काम किया। इनने सारे प्रकार की तकलीफें देखी, इनकी थीम्स यही है बेसिकली, ठीक है। हार्ड टाइम, तो ये सिर्फ इनने मालूम है, ये नहीं कि सिर्फ अपने इंग्लैंड में ही ऑब्जर्व किया। वास्तव में उस टाइम पे फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध भी अच्छे नहीं थे, विवाद था दोनों कंट्री के बीच में। किन किन दो कंट्री के बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को भी तो नुकसान हो रहा था। किनको हो रहा होगा? दोनों कंट्री के लोगों को। अच्छा, दोनों कंट्री में एक एक खास चीज भी है। दो शहर हैं जिनका नाम है, एक है लंदन जो कि इंग्लैंड में है, और एक है पेरिस। तो यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोगों का लिविंग पैटर्न, यहाँ के लोगों का सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ हमें इस कहानी में मिलता है। और यहाँ के लोगों का वहां जाना, वहां का यहाँ आना, इन लोगों के जो जो संबंध होते हैं, पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। बिल्कुल देख लो वर्ल्ड मैप पे, बहुत अच्छी बात ये। ऐसे तो हम, ब्लैक बोर्ड अगर होता हमारे पास, फिर हम तो, चलिए, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिटिकल एनालिसिस देखें। Dickens, Charles Dickens, A Tale of Two Cities is a timeless classic that explores the tumultuous backdrop of the French Revolution. This critical analysis delves into the novel's profound theme, complex character, and Dickens' masterful narrative techniques. चलो यहाँ पे जो कुछ टफ वर्ड्स आ गए है ना, जिन टफ वर्ड्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या है? मल म्यूच ट्यूमल्टस है ना, ट्यूमल्टस क्या हुआ इसका देखना। हाँ, फिर है, हाँ बिल्कुल, फिर है कौन सा है? हाँ, डेल्फ्स, डेल्फ्स। तो देखो, तो द टेल ऑफ टू सिटी एक टाइमलेस क्लासिक है दैट एक्सप्लोर द ट्यूमल्टस बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो जो उतार चढ़ाव चल रहे थे उस समय। फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम समझ रही? कौन सा टाइम? 1789 के आसपास का। दिस क्रिटिकल एनालिसिस delves into the novel profound theme। उस समय पे इस हम क्रिटिकल एनालिसिस में डिटेल में समझेंगे कि इस नॉवेल की थीम, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड डिकेंस मास्टरफुल नरेटिव टेक्निक्स। और डिकेंस ने किस तरीके से इस चीज को क्या किया था? एक्सप्लेन किया है, क्या क्या थीम डाली है, कैरेक्टर कैसे कैसे हैं। ठीक, तो वो कैरेक्टर कौन कौन है? वो कैरेक्टर तो आपको नॉवेल पढ़नी पड़ेगी। बस इतना बता सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे से मतलब कम से कम 10 से 20 कैरेक्टर होंगे पूरी कहानी में, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने नॉवेल को पूरा पढ़ा नहीं है, बस समरी उसकी देखी है, आपको भी देखनी चाहिए। सही है, चलो आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन टू डिकेंस क्लासिक नॉवेल्स। अब इनके जो क्लासिक नॉवेल्स हैं उनका जरा सा हम देख लें इंट्रोडक्शन, है ना। तो एपिक स्कोप, Dickens' novel span
contrasting cities London and the Paris during the French Revolution, offering a sweeping narrative of love, sacrifice and redemption. बात नहीं कर ठीक। तो इनका जो नॉवेल्स है, तो एपिक स्कोप, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, स्कोप मतलब महाकाव्य के जैसा स्कोप है इनके वर्क्स का। इनके वर्क्स थे क्या क्या, जैसे हमारा टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, और थर्ड क्या है, अपन ने 3 पढ़े थे, तुम्हें नहीं है, तुम्हें निकल जाते ही रह जाए। ठीक है, तो हमने बताया कि ये जो नॉवेल है ये फैली है दो कॉन्ट्रास्टिंग सिटी, दो अपोजिट सिटी, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के विषम, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, ऑफरिंग स्वीपिंग नैरेटिव ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड द रिडेम्पशन। उसमें प्यार है, उसमें त्याग है, और उसमें रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब है ना कि कैसे, क्योंकि इसका जो हीरो होता है ना, का जो हीरो मतलब हीरो नहीं होता वो, वास्तव में वो एक बंदा होता है जो लास्ट में जो त्याग करता है ना, एक लड़की होती है उसके लिए और अपने दोस्त के लिए, दोनों के लिए वो खुद की जान को दांव पे लगा देता है। और देखने वाले लोग कहते हैं कि नहीं यार, इस नॉवेल में अगर कोई हीरो है तो यही है, जबकि उसका रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से मरता है ना, तो लोग उसके मरते हुए सीन टाइम को देख के बोल देते हैं कि नॉवेल का असली हीरो यही है। टेल ऑफ टू सिटी कहानी तुमने सुनी होती, समझ जाती, नाम अब याद नहीं आ रहा उसका कैरेक्टर। ठीक है, नहीं ये समझ में आया। अब डुअलिटी, डुअलिटी मतलब होता है द्वैधता, दो चीज दोपन, द्विपन, द्वैधता। तो द नोवेल एक्सप्लोर द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, एक इंसान के दो नेचर जो होते हैं ना वो बताता है, विथ कैरेक्टर्स ग्रैपिंग विथ चॉइसेस बिटवीन द सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द सेल्फलेसनेस, या तो खुद को बचाना है ना, या खुद में बचाने की वो इच्छा ना होना, सेल्फलेसनेस। ठीक है, सेल्फलेस तो सोचना, नेस नहीं होना। ठीक, तो दो चीजें होती है, तो खुद को आप बचाना चाहोगे या नहीं बताना चाहोगे। उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो खुद को बचाना नहीं चाहते, तो दूसरों के लिए अपना त्याग कर देते हैं। और थर्ड है टाइमलेस रिलेवेंस, थीम ऑफ द A Tale of Two Cities continue to resonate time on with readers, दिमाग रीडर्स के साथ, reflecting the universal struggle of humanity in the face of social upheaval, समाज में मानवता के साथ ये पूरे मतलब यूनिवर्सली ये नॉवेल डील करती है। ठीक, की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब द टेल ऑफ टू सिटीज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या पता चलता है, तो इसमें हमें पता चलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी घटनाएं हुई, जो कुछ हुआ, उस सब के बारे में पता चलता है। हाँ, द एंशिएंट रेजाइम है ना, एंशिएंट रेजाइम मतलब रेजाइम का क्या आया था, हाँ मतलब प्राचीन जो भी शासन रहा वो देखें। तो प्राचीन शासन से मतलब ये है कि फ्रांस में पहले राजे महाराजे हुआ करते थे, पहले वहां पे रिपब्लिक नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है नहीं थोड़ी बहुत, फ्रांस की क्रांति 10वीं में तो भाई, अगर क्रांति पूरी कहानी फ्रांस की क्रांति पे है, अगर वो तुमने याद है 10वीं की तो ठीक है, नहीं तो खेल खत्म है, तुम हो जा। आओ इतिहास को पहलो चैप्टर, वही हम बता रहे थे, पूछ देख लेना।
तो जो भी मोन देखो वो आ गई समझ में, मतलब ये देखेगा तो लिखा है द फ्रेंच रूपर वाज अ रिस्पॉन्स टू द ऑपरेशन रूल ऑफ द फ्रेंच मोनार्क। वहां पे जो राजे महाराजे थे उनके अगेंस्ट एंड द ग्रोइंग इनइक्वालिटी बिटवीन द एरिस्टोक्रेट्स एंड द कॉमन पीपल। क्लास डिवीजन था, 3 ग्रुप थे, एरिस्टोक्रेट मतलब मोनार्क, फिर नोवेलिटी और फिर कॉमन पीपल। 3 ग्रुप थे भाई, देख लेना तुम पहले। क्लर्जी, नोवेलिटी और पीसेंट। हमने इंग्लिश में बताया, हिंदी में तुम कब वो देखत रही, तो इंग्लिश में पढ़ा है और पढ़े, जब तुम्हें हिंदी में पढ़ाओ तो लास्ट। ठीक, स्टॉर्मिंग वेस्टाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है, किले को तोड़ा गया था। वेस्टाइल एक जगह का नाम है जहाँ पे एक जेल थी जिसमें लोग रहते थे। तो रेडिकल लोगों ने उस किले की दीवार को तोड़ा और क्रांति की शुरुआत करी। जैसे अपने भारत में 1857 की क्रांति से शुरुआत हुई थी, कहते हैं जब किले की दीवार तोड़वे से, तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तब ही आ गया समझ। फिर राइन ऑफ टेरर, दहशत का आतंक, मतलब आतंक का राज। द रिवॉल्यूशन डिसेंडेड इनटू द पीरियड ऑफ वायलेंस एंड डिप्रेशन। हिंसा हो रही थी और लोगों को दबाया जा रहा था। एज द न्यू गवर्नमेंट sought टू एलिमिनेट प्रिजर्विंग एनिमीज थ्रू द मास एक्सिक्यूशन। नई गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, लोगों को बल्क में इकट्ठा करके मारती। और मारने के लिए, हाँ, और मारने का सिस्टम क्या था, एक मशीन होती थी गिलोटिन। जी नहीं, हाँ, यहाँ बंदूक चलाते थे, वहां गिलोटिन थी। मतलब बहुत सारी गिलोटिन रखी रहती थी, लोगों को लाते थे, उसमें मुंडी फंसाई, बड़ी ब्लेड होती थी 400-500 किलो की ब्लेड लोहे की, गर्दन फंसाई और वो ऐसे दो ऐसे उसमें फंसी रहती थी। जैसे ही वहां से वो छोड़ा, बटन दबाई, वो सीधी गिरती थी, ताकत भी नहीं लगती थी, गर्दन अलग शरीर अलग। जो भी हो, निपटाने का तरीका, ये गिलोटिन थी। ठीक है, उस समय पे इस हमारे इस वर्क में भी जो हमारा हीरो, जो लास्ट पर्सन होता है, उसको गिलोटिन में ही मारा जाता है। सबको बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा देता है। कुछ लोगों को दो लोगों को, मतलब उसकी लवर होती है कि उससे कभी शादी नहीं होती, और एक होता है उसका हस्बैंड। बचाने के लिए ये खुद की जान को सेक्रीफाई कर देता है। हमारे बॉलीवुड में इनसे मूवीज ने इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारी है, उसमें ये कहानी देख लो, मतलब समझ जाओ। ठीक।